नमस्कार। अनलॉक यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम संजय गुप्त के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपादकीय सभी समझें संविधान की सामर्थ्य का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये एडिटोरियल इस बात की पड़ताल करता है कि हमारा संविधान, जो भारत के लोकतंत्र की रीढ़ है, वो कैसे समय के साथ खुद को ढालता रहा है और आज किन राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। देखिए, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपके सामने ये सवाल है। ये सवाल हमारी आज की चर्चा के लिए एक मंच तैयार करता है। इस पूरे विश्लेषण के दौरान आपको इसके जवाब से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। हम इस पर आखिर में लौटेंगे, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, तो इस संपादकीय को और अच्छे से समझने के लिए हम अपनी पूरी बातचीत को इन 6 हिस्सों में बांट कर देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे संविधान की जीवंत दस्तावेज वाली अवधारणा से, फिर बात करेंगे इसके राजनीतिक दुरुपयोग की, आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, और फिर अंत में नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन को समझते हुए मेंस परीक्षा के लिए जो भी जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें समराइज करेंगे। तो चलिए लेख के सबसे फंडामेंटल आर्गुमेंट से शुरू करते हैं, हमारे संविधान की असली ताकत और समय के साथ बदलने की उसकी क्षमता। लेखक का मानना है कि यही वो चीज है जो भारतीय लोकतंत्र की सफलता का राज है। तो लेखक अपने तर्क की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट से करते हैं। वो कहते हैं, जरा सोचिए, भारत में कितनी भाषाएं, कितनी संस्कृतियां, कितनी भौगोलिक विविधता है। इन सबके बावजूद अगर आज हम एक सफल लोकतंत्र के रूप में एक साथ खड़े हैं, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे संविधान की शक्ति को ही जाता है। मतलब ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि वो ताकत है जो पूरे देश को एक धागे में पिरोए हुए है। संपादकीय में इस कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर दिया गया है कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक बहती नदी की तरह है जो समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से अपना रास्ता बना लेती है। और अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन की प्रक्रिया है, उसी के जरिए ये लगातार इवॉल्व होता रहता है। और देखिए, संविधान की जो जीवंतता है ना, इसका सबसे बड़ा सबूत है इसका विकास। 1950 में जब ये लागू हुआ, तब से लेकर आज तक इसमें 100 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक चुनौतियों का सामना करने और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में पूरी तरह से सक्षम रहा है। अब एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आते हैं। लेखक का तर्क है कि जहां एक तरफ संविधान देश को जोड़ता है, वहीं दूसरी ओर पॉलिटिकल गेन्स के लिए इसकी मूल भावना को कमजोर करने की कोशिशें भी हुई हैं। ये आप कह सकते हैं संवैधानिक आदर्शों और राजनीतिक हकीकत के बीच का एक टकराव है। ये स्लाइड उस पॉलिटिकल डिबेट को दिखाती है जिसकी बात लेखक ने अपने लेख में की है। एक तरफ विपक्ष कहता है संविधान खतरे में है, तो दूसरी तरफ लेखक का मानना है कि ये महज एक राजनीतिक रणनीति है। लेखक एक विडंबना की ओर भी इशारा करते हैं कि जो लोग आज संविधान को खतरे में बता रहे हैं, वो खुद उसी संविधान से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके सांसद और विपक्ष के नेता जैसे पदों पर बैठे हैं। लेखक 1975 की इमरजेंसी का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कैसे संवैधानिक प्रावधानों का गलत इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया जा सकता है। ये इतिहास से मिला एक सबक है, एक चेतावनी है कि जब भी संविधान को जनता के हितों के बजाय सिर्फ सत्ता बचाने के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो लोकतंत्र की आत्मा को बहुत गहरी चोट पहुंचती है। संपादकीय में आरक्षण नीति को एक ऐसे प्रमुख उदाहरण के तौर पर पेश किया गया है जिससे संवैधानिक व्याख्या में आने वाली चुनौतियों को समझा जा सकता है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर लेखक एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव रखते हैं। अच्छा, लेखक के तर्क को समझने से पहले क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो ये आरक्षित वर्ग के वो लोग हैं जो अब आर्थिक और सामाजिक रूप से इतने मजबूत हो चुके हैं कि उन्हें आरक्षण के सहारे की जरूरत नहीं है, और इसका फायदा उन तक पहुंचना चाहिए जो असल में पिछड़े हुए हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें क्या दिखाता है? यही कि एक पॉलिसी जो सामाजिक उत्थान के लिए बनी थी, वो पॉलिटिकल विल की कमी के चलते अपने असली मकसद से कहीं दूर चली गई है। लेखक का पॉइंट ये है कि रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल गोल था कि जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं उन तक मदद पहुंचे, लेकिन क्रीमी लेयर को बाहर न करने से हो क्या रहा है?
फायदा उन्हीं लोगों को बार बार मिल रहा है जो ऑलरेडी पावरफुल हो चुके हैं। और ये चीज आप देखिए इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सोशल जस्टिस की जो फंडामेंटल स्पिरिट है उसके खिलाफ जाती है। अच्छा, इन चुनौतियों के बाद अब बात करते हैं संविधान के सबसे शक्तिशाली पहलू की, कि ये कैसे हर एक नागरिक को एम्पावर करता है और पर्सनल और नेशनल डेवलपमेंट का रास्ता तैयार करता है। यहाँ मुख्य तर्क यह है कि हमारा संविधान अवसर की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का वादा करता है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी का बैकग्राउंड उसकी तरक्की में रुकावट ना बने और एक आम नागरिक भी अपनी काबिलियत और मेहनत से देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंच सके। यही तो हमारे संवैधानिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये पॉइंट्स हमें दिखाते हैं कि संविधान सिर्फ किताबी बातें नहीं करता, बल्कि प्रैक्टिकल रूप से तरक्की को मुमकिन बनाता है। ये पर्सनल ग्रोथ के मौके देता है, पॉलिटिकल पार्टीज को डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए सत्ता में आने का अधिकार देता है, और सबसे ज़रूरी बात, ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए आम नागरिक को वोट की ताकत देता है। एक ऐसी ताकत जिससे वो सरकार बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। यही तो देश के ओवरऑल डेवलपमेंट की नींव है। आखिर में लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उनका तर्क है कि अगर हमें संविधान की पूरी क्षमता का लाभ उठाना है तो हमें सिर्फ अपने अधिकारों पर ही नहीं, बल्कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक बैलेंस बनाना होगा, और इसके लिए एक एक्टिव सिटीजनशिप की जरूरत है। संपादकीय इसे एक चॉइस की तरह नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह दिखता है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए राइट्स और ड्यूटीज दोनों ही बेहद जरूरी हैं। सिर्फ अधिकारों की बात करना और अपने नागरिक कर्तव्यों को नजरअंदाज कर देना संविधान की मूल भावना के साथ अधूरा न्याय होगा। तो लेखक इसका समाधान क्या बताते हैं? संवैधानिक साक्षरता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी। लोकतंत्र को अगर सच में मजबूत बनाना है तो नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों दोनों के बारे में जागरूक करना होगा, क्योंकि जब एक नागरिक जागरूक होता है तभी वो कानूनों का सम्मान करता है, अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करता है और एक बेहतर समाज बनाने में अपना योगदान देता है। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के उन की पॉइंट्स को समराइज करते हैं जो आपको मेंस परीक्षा में एक दमदार जवाब लिखने में मदद करेंगे। तो ये हैं वो की टेकअवेज इस एडिटोरियल से। जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो ये पॉइंट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। देखिए, इसमें सब कुछ कवर हो गया है। संविधान का लिविंग डॉक्यूमेंट होना, इसका पॉलिटिकल मिसयूज, रिजर्वेशन पॉलिसी का एनालिसिस और राइट्स और ड्यूटीज के बीच का बैलेंस। मतलब एक कंप्लीट वेल राउंडेड आंसर लिखने के लिए जो भी चाहिए वो सब इन पॉइंट्स में है। इस पूरी चर्चा के आधार पर अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है। ये सवाल आपको अपनी एनालिटिकल स्किल्स को परखने और मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने में मदद करेगा। तो 250 शब्दों में इसका जवाब लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और हाँ, अब हमारे शुरुआती सवाल का जवाब सही विकल्प है बी, क्योंकि संविधान में संशोधन करने की जो क्षमता है वही उसे समय के साथ रेलेवेंट और जीवंत बनाए रखती है। मुझे उम्मीद है कि आज के विश्लेषण के बाद ये आपके लिए और भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा। तो संशोधन की यही क्षमता इसे राष्ट्र के लिए एक डायनामिक और लिविंग फ्रेमवर्क बनाती है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक प्रोग्रेसिव कानून है जो देश की उम्मीदों और ज़रूरतों के साथ साथ चलता है। तो आज के विश्लेषण में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। ऐसे ही उपयोगी विश्लेषण के लिए YouTube चैनल अनलॉक यूपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।